हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। हमने क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री शुरू किया था और उसमें हम पढ़ रहे थे दूसरा चैप्टर यानी विलियन। उसकी हम 4 वीडियोस लेके आ चुके हैं। आज है उसका 5वां पार्ट जिसमें हम हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स प्रति मिलियन किया था। आज आगे चलते हैं, हम बात करते हैं विलियन की। विलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। ठीक है, विलायक ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। इसी प्रकार विलेय हमारा ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है और द्रव हो सकता है। अब आज हम इसके आधार पर देखेंगे, ठोस, गैस और द्रव के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनके उदाहरण क्या हैं। पहले विलयन की बात करते हैं, गैसीय विलयन। अब ये गैसीय विलयन क्यों है? क्योंकि इसका जो विलायक है वो गैस है। ठीक है, विलायक जब हम गैस लेंगे तो वो विलयन गैसीय विलयन कहलाएगा। विलेय पदार्थ हमारा गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखेंगे, जब विलायक गैस और विलेय भी गैस हो तो जो उसका उदाहरण है जैसे वायु या गैसों का मिश्रण, ये सब क्या है? गैसीय विलयन है। जब द्रव और गैस का विलयन बनेगा, गैस उसमें विलायक होगा और द्रव उसमें विलेय, तो जो उसका उदाहरण बनेगा वो होगा जल वाष्प। तो जल वाष्प क्या होता है? वायु में जल की छोटी छोटी बूंदें, तो इसको कहेंगे जल वाष्प। ठीक है, और ये क्या है? एक गैसीय विलयन। अगला जो देखेंगे हम, गैस में ठोस, यानी गैस हमारा विलायक और विलेय होगा ठोस। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा विलयन है जिसमें ठोस विलेय पदार्थ के रूप में है और विलायक उस समय हमारा क्या है? गैस। ठीक है, अगला विलयन है हमारे पास द्रव विलयन, और इसमें जो विलायक है वो क्या होगा? द्रव। इसमें जब हम विलेय के रूप में गैस लेते हैं तो इसका जो उदाहरण है हमारे पास वो है वायु युक्त पेय पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या लेमन सोडा। इसमें CO2 को डाला जाता है, CO2 को उसमें भरा जाता है, जिससे जब उसका ढक्कन खुलता तो ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो इसमें CO2 मिलाई जाती है। इसको मिलाने का एक प्रक्रिया है, इसको मिलाने के लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो उसमें प्रेशर या दाब को लगाकर उसे भरा जाता है। ठीक है, तो इसमें CO2 को भरा जाता है। ये उदाहरण है इसका वायु युक्त पेय पदार्थ। द्रव कितने बहुत हो सकते हैं, जल, अल्कोहल, सभी को पता है। ठीक है ना। अगला जो उदाहरण है हमारे पास द्रव और ठोस, तो जब जल के साथ चीनी को मिलाया जाता है, उसका विलयन बनाया जाता है, तो वो कैसा एग्जाम्पल होता है हमारे पास? द्रव और ठोस का। अगले विलयन की तरफ चलते हैं, हमारे पास है ठोस विलयन। ठीक है, अगला जो हमारे पास उदाहरण है वो है ठोस विलयन। इसमें विलायक हमारा ठोस होगा, जबकि विलेय के लिए हम अलग अलग लेंगे, गैस, द्रव और ठोस। गैस का उदाहरण यह है कि पैलेडियम जो एक धातु है में अवशोषित हाइड्रोजन गैस, जब पैलेडियम H2 गैस को अवशोषित करता है, उसकी सतह पर जब H2 गैस को अवशोषित करता है तो ये उदाहरण बनाता है ठोस गैस का विलयन। अगला जो उदाहरण हमारे पास वो है जिंक का अमलगम। ये द्रव, ठोस और द्रव का है। जिंक क्या है हमारा? ठोस। और अमलगम क्या है हमारा? कैसे बनता है? ये एक विलयन है किसका? पारा का। पारा
आप लोगों को पता है कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जब ये किसी भी धातु के साथ विलयन बनाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। तो यानी द्रव क्या हमारा? विलेय, और ठोस क्या होगा हमारा? विलायक। ठीक है, अगला जो है ठोस ठोस। तो ठोस ठोस की बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मिश्र धातु, पीतल, गलत लिख दिया, पीतल और कांसा, ये हमारी मिश्र धातुएं हैं और ये ठोस ठोस का उदाहरण है। ठीक है, अभी हमने देखा कि विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं पहला जो विलयन है गैसों का द्रव में विलयन। इसके महत्वपूर्ण टॉपिकों को जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। गैसों का द्रव में विलयन के उदाहरण, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया CO2 कोल्ड ड्रिंक्स में जब मिलाया जाता है। ठीक है, CO2 एक गैस है और उसे कोल्ड ड्रिंक्स में जब हम मिलाते हैं तो वो कहलाता है हमारा गैसों का द्रव में विलयन। तो सबसे पहले हम इसमें जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द्रव में गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, पहला जो कारक है हमारे पास वो है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। गैसों की विलयता, गैसों की प्रकृति या विलायक तथा विलायकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, गैसों की विलयता, गैसों की प्रकृति तथा विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। गैस जल में विलेय है तथा ध्रुवीय विलायकों में अल्प विलेय है। अब ये ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं? जैसे बेंजीन, अल्कोहल, ये सारे हमारे ध्रुवीय विलायक हैं। ध्रुवीय मतलब जिनमें एक तरफ प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज मिलकर एक ध्रुव का निर्माण करते हैं, उनको ध्रुवीय विलायक कहते हैं। और जल कैसा है हमारा? अध्रुवीय विलायक, इसमें गैस विलेय है, जबकि ध्रुवीय विलायकों में क्या है? अल्प विलेय है। अल्प विलेय मतलब कम मात्रा में घुलती है। ठीक है, तो द्रव में गैसों की विलेयता द्रव की प्रकृति और विलेय की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी गैस की प्रकृति और द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगला जो कारक है हमारे पास ताप यानी टेम्परेचर। इसको जरा समझेंगे हम। माना हमने एक बीकर ले लिया और उसमें कोई विलयन भरा है। ठीक है, अब इसमें हमने लगा दिया ढक्कन और इसको कर रहे हैं हम गर्म, इसका ताप बढ़ा रहे हैं। ताप क्या कर रहे हैं? ताप में वृद्धि कर रहे हैं। अब जैसे वृद्धि करेंगे तो ये उबलने लगेगा और यहाँ पे वाष्प बनने लगेगी। क्या इस स्थिति में कोई गैस इसके साथ घुल सकती है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो गैस बन रही है, यानी इस द्रव से अलग हो रही है। ठीक है, इस विलयन से क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो ताप बढ़ाने पर कभी भी गैस की विलयता बढ़ती नहीं है, घटती है। क्यों घटती? क्योंकि जब हम किसी चीज को गर्म करेंगे, उसके ताप में वृद्धि करेंगे तो वो बढ़ेगी, उसकी गैस यहाँ पे बनेगी और गैस यहाँ पे बन रही, वाष्प बन रही है, तो विलयता क्या हो रही? घट रही। इसमें से वाष्प क्या हो रही? अलग हो रही, गैस अलग हो रही है। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलयता सामान्यतः घट जाती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है? ताप बढ़ाने पर गैसों की विलयता सामान्यतः घट जाती। ठीक है, अगला कारक है हमारे पास दाब यानी प्रेशर। अब प्रेशर को समझो। हेनरी के नियमानुसार दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता बढ़ जाती है। अब हेनरी का नियम क्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, पर दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता कैसे बढ़ती है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये कोई व्हीकल ले लिया हमने इसमें कोई विलयन भर लिया है। ठीक है, और इसमें कुछ गैस भी हमने डाल दी है। अब दाब क्या होता है? यहाँ पे एक
ढक्कन ले लिया हमने और उसको ऊपर से नीचे की ओर धकेल रहे हैं, यानी उस पर फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ पे पूरी ओर हम अगर बल लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसमें दाब लग रहा है। जैसे जैसे हम इस ढक्कन को नीचे लेके आएंगे इसमें दाब बढ़ता जाएगा और ये गैस कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी और नीचे आएगी तो ये द्रव के साथ क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो हेनरी के नियमानुसार दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता बढ़ जाती है। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे और पढ़ेंगे हेनरी के नियम को। हेनरी के नियम को समझने के लिए हम एक बीकर ले लेते हैं और इसमें भर लेते हैं एक विलियन। और हमें पता है जो विलियन है वो विलेय और विलायक से मिलता है। विलेय हम यहाँ पर गैस ले लेते हैं और विलायक ले लेते हैं द्रव। जैसा कि हमें पता है ये जो विलियन है ये गैसों का द्रव में विलियन है। ठीक है, इसलिए विलेय गैस और विलायक द्रव। गैस इस विलियन में एक दाब लगा रही होगी, गैस इस विलियन में एक आंशिक दाब लगा रही होगी और इस आंशिक दाब को जानने के लिए हेनरी ने नियम दिया। हेनरी ने कहा कि जो ये आंशिक दाब है ये गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती है, यानी अगर गैस का मोल प्रभाज बढ़ रहा है तो उस पर आंशिक दाब भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जानने के लिए चलते हैं आगे और फिर अच्छे से हेनरी के नियम को समझेंगे। हेनरी का नियम देखेंगे, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहे, इसका अर्थ है कि वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रही, विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रही, तो स्थिर ताप पर विलयन में गैस के मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में क्या रहे, रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहे, तो स्थिर ताप पर विलयन में गैस का मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे P क्या ले लिया हमने, P आंशिक दाब है, अनुक्रमानुपाती मोल प्रभाज जिसे हम जीटा से लिखते हैं। P बराबर, अब इसको साइन को हटाना है, अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर लिखने के लिए हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे लेते हैं KH जीटा। ये KH कहलाता है हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक। ठीक है, हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक। अब जहाँ ये जीटा क्या है हमारा मोल प्रभाज, KH क्या हमारा हेनरी नियतांक या स्थिरांक। ये जो KH होता है ये डिपेंड करता है हमारे गैस पर, गैस की प्रकृति पर। ठीक है, अगर हम यहाँ से KH बराबर, यहाँ देखिए KH निकालना है तो ये जीटा को इधर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा P अपॉन जीटा। अब देखो अगर KH का मान ज़्यादा हो यानी हेनरी नियतांक ज़्यादा हो तो जीटा यानी मोल प्रभाज कम होगा, यानी गैस का जो विलेयता होगी, गैस की जो विलेयता होगी वो कम होगी, गैस कम मात्रा में विलेय होगी। समझ गए? और अगर ये कम होगा तो जीटा ज़्यादा होगा। इसका अर्थ ये है कि गैस अधिक विलेय होगी। हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है दाब और जीटा के लिए। इसमें ये जो लाइन दिखा रही है KH को दिखा रही है और ये KH क्या है हमारी, इस KH का जो ढाल होगा, स्लोप होगा वो KH होगा और KH बराबर क्या हमारा P अपॉन जीटा। ठीक है, इस लाइन ये जो कर्व है इसका ढाल क्या दिखा रहा है हमारा KH यानी हेनरी नियतांक को। और हेनरी नियतांक कैसे निकालते हैं, P अपॉन जीटा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज देख लेते हैं। ये कुछ गैसेज है हमारी और उसके कुछ मान है। जैसे हीलियम का होता है KH 140, H2 का होता है 75, O2 का होता है 35, यानी इसका जो KH है वो ज़्यादा है, इसलिए ये अविलेय होती है, ये गैस द्रव में अविलेय होती है। H2 का थोड़ा ज़्यादा है इसलिए ये अल्प विलेय होती है और O2 का 35 होता है यानी कम है तो ये विलेय है।
द्रव्य में विलेय है। ठीक है, हेनरी के नियम को अब हमने समझ लिया। अब इस पे करते हैं हम एक न्यूमेरिकल, ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में था। सड़े अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S का गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, यदि H2S गैस की जल में STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर विलेयता 0.195 मोलर हो, ये मोलरता दी गई है। ठीक है, तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। हेनरी स्थिरांक की गणना के लिए हमें हेनरी समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा, जो है P बराबर KH जीटा, यानी मोल प्रभाज किसका, H2S का। तो KH निकालने के लिए हमें H2S का मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो H2S का मोल प्रभाज निकालने के लिए उसका मात्रा देखनी पड़ेगी, उसके मोलों की संख्या देखनी पड़ेगी। तो मात्रा जो होगी वो होगी 0.195 मोलर। ये मोलरता दे रखी है। ठीक है, मोलर। तो अब जो ये मोलरता होती है वो 1 किलोग्राम में होती है, यानी 1000 ग्राम में। तो 0.95 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो अर्थात H2S के जो मोलों की संख्या होगी, H2S के जो मोलों की संख्या होगी, ठीक है, H2S गैस के मोलों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे हम कितनी, 0. ठीक है, 0.195 मोल। ठीक है, 0.195 मोल, ये है H2S के मोलों की संख्या। इसके बाद बात करेंगे जल, क्योंकि इसके भी मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे H2O का भार। ठीक है, H2O का भार कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम। अब निकालेंगे इसके मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान। तो H हमारे पास 2 हैं, तो 1 H का 1, यानी 1 गुणा गया 2, और ऑक्सीजन का होगा 16। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18। अब देखते हैं H2O के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या आएगी H2O का दिया गया भार। ठीक है, दिया गया भार बटे मोलर भार। ठीक है, H2O का मोलर भार, और दिया गया भार कितना है, 1000 ग्राम, और मोलर भार कितना है, 18। 18 से जब 1000 को भाग देंगे तो ये आएगा 55.55। ठीक है, ये आ जाएगा 55.55। अब हमें मोलों की संख्या तो मिल गई। अब निकालते हैं H2S का मोल प्रभाज। तो H2S का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं आगे। H2S का मोल प्रभाज निकालेंगे, और मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या होता है कि पहले ऊपर लिखते हैं जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या। तो यानी मोलों की संख्या किसकी, विलेय की। विलेय क्या हमारा H2S। नीचे क्या आ जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलेय की मोलों की संख्या, यानी Na प्लस Nb। अब इसके मोलों की संख्या कितनी है, 0.195। Na कितना है हमारे पास, 55.55, यानी H2O के मोलों की संख्या, और इसे हम Na लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे Nb कितना आया है हमारा, 0.195। इनको जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे। तो पहले आएगा ये 0.195, और नीचे इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 55.745। इसको जब इससे भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 0.0035। ये आ गया H2S का मोल प्रभाज। ठीक है, H2S का मोल प्रभाज। अब हमें निकालना क्या है, हेनरी नियतांक। तो वो अगर हम हेनरी का नियम देखें तो P बराबर होता है KH जीटा। ये हमने निकाल दिया H2S के लिए। ये हमें निकालना है P, उन्होंने दे रखा है। P कैसे दे रखा है, उन्होंने कहा STP पर।
STP पर। और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमने STP पर टेम्परेचर जो होता है वो 273.13 केल्विन होता है, और P होता है 1 ATM या 0.987 बार। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को P की जगह रख लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.987 बराबर KH, जीटा H2S की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.0035। ये निकालना है तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो KH बराबर आ जाएगा 0.987 बटे 0.0035, और इसको जब भाग देंगे तो ये आएगा 282 बार। ठीक है, इसका मात्रक भी बार में होगा जिसमें दाब दिया गया है। ठीक है, तो KH बराबर आ गया हमारा 282 बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं, द्रव में द्रव का विलयन। ठीक है, तो द्रव का द्रव में विलयन का मतलब है कि इसमें हमने जो विलयन ले रखा है उसमें विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। ठीक है, आई बात समझ में। अब विलेय में विलेय का द्रव है, तो विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वाष्प दाब क्या होगा, इसको थोड़ा समझेंगे। यहीं से समझ लेते हैं, जैसे हमने क्या करा, इसको गर्म कर रहे हैं एक स्थिर ताप पर। ठीक है, तो ये गर्म होगा तो इसमें कुछ वाष्प बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये ढक्कन लगा रखा है तो इसमें वाष्प तो बन रही, और ये ठंडी सतह से टकराकर बूंदे क्या हो रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, ठंडी सतह से टकराकर बूंदे क्या आ रही है, नीचे आ रही। तो यहाँ पे दो प्रक्रिया हो रही है, एक तो वाष्पीकरण और एक संघनन। ठीक है, वाष्पीकरण यानी वाष्प में बदलना जल का या द्रव का, और संघनन वाष्प का द्रव में बदलना। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से वाष्प बनने की दर और वाष्प की द्रव बनने की दर बराबर होती, यानी वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो, बराबर। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं साम्यावस्था। और जो ऐसी स्थिति होती है जिसमें वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर लगातार हो रही लेकिन बराबर हो रही, तो उसको कहते हैं गतिशील साम्यावस्था। तो वाष्प दाब को समझते हैं, किसी निश्चित ताप पर गतिशील साम्यावस्था पर एक द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ये जो वाष्प बन रही है, जो ये दाब लगाएगी, ये वाष्प जो बन रही है, ये जो दाब लगाएगी उसको कहेंगे वाष्प दाब। क्या कहेंगे, वाष्प दाब। ठीक है, समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर से एक चीज समझेंगे हम। हमने ये विलयन बनाया है, ठीक है, और इसमें दो चीजें हैं, विलेय है, विलायक है। विलायक को A मान लेते हैं, विलेय को B मान लेते हैं। अब ये दोनों ही वाष्प दाब लगा रहे। अब इसके वाष्प दाब को इसकी सांद्रता से कैसे रिलेट करेंगे, उसके लिए राउल्ट ने नियम दिया है। उसने कहा किसी विलयन में किसी भी घटक का जो वाष्प दाब है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये द्रव के लिए राउल्ट ने दिया है और गैस के लिए किसने दिया है, हेनरी ने। बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों में अंतर है, वो हम यहां पढ़ेंगे। तो ये जो वाष्प दाब है ये किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज के। और ये जो मोल प्रभाज होगा ये A का होगा। ठीक है, अगर A का देख रहे हैं, और अगर हम B का देखेंगे, विलेय का देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, PB समानुपाती जीटा B। ठीक है, ये जीटा A, ये विलेय के लिए, ये विलायक के लिए। और अगर विलयन का निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे, PA बराबर
P बराबर पी ए प्लस पी बी। इस नियम को अच्छे से समझते हैं आगे, और डेफिनेशन भी देखेंगे, परिभाषा भी देखेंगे। तो आगे चलते हैं। तो राउल्ट का नियम है हमारे पास वाष्पशील द्रवों। अच्छा, एक चीज समझ लेते हैं, वाष्पशील द्रव क्या होता है। जैसे इसमें कोई द्रव बना है, भरा है हमने, ठीक है, इसमें कोई द्रव रखा है और इसे हम गर्म कर रहे हैं, तो अगर इससे वाष्प बन रही है तो इसको कहेंगे वाष्पशील द्रव। वाष्प बनेगी तभी उसका वाष्प दाब होगा, ये मान के चले, ठीक है। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक, घटक का मतलब या तो विलेय या विलायक, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, आंशिक दाब की बात करेंगे, ठीक है, संपूर्ण नहीं, सिर्फ आंशिक। आंशिक दाब उस घटक के विलयन में, उस घटक के विलयन में मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है, मोल प्रभाज के समानुपाती। यहाँ पे आंशिक दाब P मोल प्रभाज के जीटा के समानुपाती का साइन लगा रखा है। इसको हटाने के लिए, ठीक है, इस समानुपाती के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक नियतांक लेते हैं P नॉट, और ये P नॉट होता है घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी किसी विलयन को ले रहे थे, अब हम यहाँ पे लेंगे सिर्फ किसी घटक को, या तो इसमें विलेय है या विलायक, सिर्फ एक घटक है, सिर्फ एक घटक है। तो अब जो इसका वाष्प दाब होगा उसको हम उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहेंगे। जब वो सिर्फ एक है, अकेला है, तब उसके वाष्प दाब को शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब कहा जाता है और उसे P नॉट से समझाया जाता है या लिखा जाता है, ठीक है, उसे P नॉट से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, माना एक विलयन घटक A और B से बना है, यानी उसमें एक विलायक है और एक क्या है हमारा विलेय से बना है, जिसमें ए बी के मोल प्रभाज क्रमशः जीटा A और जीटा B है, और विलयन में उनके आंशिक वाष्प दाब क्रमशः PA और PB है। यदि शुद्ध अवस्था में इनके वाष्प दाब क्रमशः PA नॉट और P नॉट B, P नॉट A और P नॉट B है, तो राउल्ट के नियम से। अब देखो, हमने यहाँ पे घटक A और B ले रखे हैं, इनके मोल प्रभाज क्रमशः का मतलब A का मोल प्रभाज जीटा A और B का मोल प्रभाज जीटा B है, और इसी प्रकार ये A का आंशिक दाब है, ये B का आंशिक दाब है। PA नॉट किसका शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब होगा, विलायक का, और ये किसका, विलेय का, यानी A का और B का। अगर हम राउल्ट के नियम से देखें तो घटक A के लिए, यानी PA समानुपाती जीटा A, और इसको क्या कर लेंगे, बराबर लिखने के लिए यहाँ पे PA नॉट ले लेंगे, इसको समीकरण 1 कह लेंगे। घटक B के लिए देखेंगे, PB समानुपाती जीटा B, और यहाँ से समानुपाती का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेंगे, कौन सा लेंगे, P नॉट B जीटा B। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। तो विलयन के लिए देखेंगे, विलयन के लिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर PA प्लस PB, और P बराबर ये आ जाएगा हमारा PA नॉट जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए है, विलयन के लिए वाष्प दाब है, ये हमने निकाल लिया। अब इसको थोड़ा एक ग्राफ से समझते हैं। राउल्ट के नियम को हम P जेटा ग्राफ से समझते हैं।
इसके लिए सबसे पहले ये देख लो, मैंने आपको मोल प्रभाज पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर 1 होता है, यानी विलेय का मोल प्रभाज विलायक का मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 होता है। अब इस ग्राफ में देखो, हमने इस साइड P आंशिक दाब को और इस साइड हमने जीटा को दिखाया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीटा ए बराबर 1 है, यानी विलायक का जो मोल प्रभाज है वो 1 है। तो इस समीकरण से देखो, अगर ए का 1 है तो जीटा बी का क्या हो जाएगा, 0, और जीटा बी का यहाँ पे 1 है तो जीटा ए का क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखो, जब यहाँ पे जीटा ए 1 है, जीटा बी 0, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ विलायक है, तो इसका जो दाब होगा वो सिर्फ किसका होगा, विलायक का आंशिक दाब होगा, यानी विलायक के का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ विलेय है, यानी जीटा बी है, जीटा बी का मोल प्रभाज 1 है, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या है, विलेय है। तो यहाँ पे जो आंशिक दाब होगा वो सिर्फ बी का होगा, तो यानी ये शुद्ध अवस्था में विलेय का आंशिक दाब है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये ए जैसे जैसे ऊपर जाएगा कम होता जाएगा इसका मोल प्रभाज, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से बढ़कर एक कौन जा रहा है, बी जा रहा है ना। यहाँ पे 0 था, यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पे 1 हो गया, यानी ये वाला जो ग्राफ दिखा रहा है हमें विलेय के लिए दिखा रहा है, और ये वाला ग्राफ किसके लिए दिखा रहा है, विलायक के लिए दिखा रहा है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विलयन के लिए, P बराबर PA प्लस PB। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ये वाला ग्राफ किसके लिए, विलेय के लिए है, क्योंकि यहाँ पे इसके मोल प्रभाज की जो संख्या है 0 से 1 तक बढ़ रही है, और ये वाला ग्राफ इसका मोल प्रभाज विलायक का मोल प्रभाज 0 से 1 तक बढ़ रहा है। तो ये इसके दाब के लिए कर्व है, और ये विलेय के दाब के लिए कर्व है, और ये वाला किसके लिए, विलायक विलयन के लिए। ठीक है, तो ये राउल्ट के नियम है। अब विलयन को भी हम राउल्ट के नियम से 2 प्रकार से समझ सकते हैं। विलयन 2 प्रकार के हो सकते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो ये राउल्ट का नियम था, उसको डेरिवेशन था, ये उसके लिए ग्राफ है। अब ये विलयन हमें समझना है। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते आदर्श विलयन, जो नहीं करते अनादर्श विलयन। तो आगे चल के हम आदर्श और अनादर्श को देखेंगे। विलयन को हम राउल्ट के नियम से 2 प्रकार से समझा सकते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, और इसलिए हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अनादर्श विलयन को 2 भागों में बांट सकते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा प्रकार है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक वो जो धनात्मक करते हैं, एक वो जो ऋणात्मक करते हैं। आदर्श आप लोगों को पता है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। इसको भी 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया है, जो धनात्मक विचलन करते हैं और जो ऋणात्मक विचलन करते हैं। तो अब आदर्श विलयन की परिभाषा देख लेते हैं। आदर्श विलयन, जो विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, पूर्ण रूप से पालन करते, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ताप पर, किसी भी दाब पर, किसी भी सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन के लक्षण देख लेते हैं। आदर्श विलयन सदैव राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ गए होंगे। अब दूसरा जो लक्षण है, डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0, और तीसरा है डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0। इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखेंगे। माना ये हमारा विलेय है और ये हमारा विलायक है, और इन दोनों को मिला के विलयन बना दिया। अब देखो, इसका एक वॉल्यूम होगा यानी आयतन होगा, इसका एक आयतन होगा, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते। ठीक है, इसकी एक एंथैल्पी होगी, H1 मान लेते हैं, या ऊर्जा होगी, समझो। इसकी एक ऊर्जा होगी, H2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया
तो इसका भी एक वॉल्यूम होगा, इसको ए कह देते हैं, और इसकी एक एंथैल्पी, एक ऊर्जा होगी, एच ए कह देते हैं। तो अगर इन दोनों का जोड़ें तो ये इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। अगर हम इन दोनों का आयतन जोड़े V1 प्लस V2 तो ये V के बराबर आना चाहिए, VA के बराबर। और अगर इनकी ऊर्जा को जोड़े H1 प्लस H2 तो ये HA के बराबर आना चाहिए। यानी इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 0। यानी इनके बीच के अंतर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, आयतन का अंतर भी 0 और ऊर्जा का अंतर भी क्या होना चाहिए, 0। तो H मिक्सिंग भी 0 और डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या आनी चाहिए, 0। ठीक है, चलो अनादर्श विलयन देखते हैं आगे। अनादर्श विलयन देखते हैं, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होंगे, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरा लक्षण क्या होगा, डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। आदर्श में था बराबर 0 होना चाहिए था, यहां बराबर नहीं होता है। डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, उधर आदर्श विलयन में बराबर होता था 0 के, यहां नहीं होना चाहिए। तो ये 3 सिंपल लक्षण है अनादर्श विलयन के, जो आदर्श विलयन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल उल्टे हैं। अब बात करते हैं इसके 2 प्रकारों की, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ये करते हैं कल। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट तो करना ही चाहिए आप लोगों को, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या कमी है, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। और क्या क्या आप लोगों की ज़रूरतें हैं, कौन से टॉपिक पे जल्दी बनाना चाहिए, वो आप लोगों को मुझे कमेंट करना चाहिए, ताकि मैं उन पे वीडियोस बना सकूं, अपनी कमियों को दूर कर सकूं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।